नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 साइंस बुक का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तंतु मतलब जो एक धागा सा होता है, एक रेशा होता है, उससे हम वस्त्र कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी हमें इसमें मिलेगी। किस तरीके से प्राकृतिक, कृत्रिम, कई प्रकार के कपड़े होते हैं उसकी नॉलेज भी हमें मिलेगी। ध्यान से पढ़िएगा, आपके 7th 8th में भी ये बहुत काम आएगा। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वह कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। विविधता मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के कपड़े उन्होंने देखे तो उनको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट में कृत्रिम है। देखो, सूती तो होते हैं, हमें जो पादप के उससे प्राप्त होते हैं उससे ही बनते हैं। कृत्रिम मतलब जो व्यक्ति, जो इंसान अपने आप बनाता है और चीज़ों को मिक्स करके। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। मतलब उन्होंने कपड़ों को छुआ और दुकानदार से पूछा कि ये कैसा कपड़ा है, कौन सा कपड़ा है। इस तरीके से कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। मतलब जो भी उनके आसपास कोई कपड़ा होता है उसे वो बहुत ध्यान से देखते हैं। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, मतलब आप जानते हैं चादर जिसे हम उस पर बिछाते हैं बेड पे, कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट, तौलिए और झाड़न यानी डस्टर आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। मतलब कोई हो सकता है कि कोई दो कपड़े उसके बने हो, परंतु ज़्यादातर क्या थे, अलग अलग प्रकार के थे। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। अब उन्हें जिनकी नॉलेज थी उनसे उन्होंने उनका मेल किया, क्या ये सूती है, क्या ये ऊनी है, रेशमी है या कृत्रिम है। इस तरीके से क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? चलो अब हम पढ़ते हैं वस्त्रों में विविधता। मतलब 3.1 क्रियाकलाप 1, अपने पास की किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। मतलब दर्जी की दुकान के पास जाइए, या कोई कपड़े सिलते हो, आजकल तो लेडीज से घर में कपड़े सिलते हैं, उनके पास जाइए। सिलाई के बाद बचे कपड़े के कतरन एकत्र कीजिए। जो छोटे छोटे से टुकड़े बच जाते हैं अलग अलग प्रकार के जो होते हैं उनको आप ले लीजिए उनसे। कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। जैसे कुछ खुरदुरा, कुछ सॉफ्ट, कुछ हार्ड, कुछ मुलायम, मतलब अलग अलग आपको महसूस होगा। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे बताएंगे ये सूती है, ये रेशमी है, तो आप लिख लीजिए उस पर। हाँ, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। मतलब एक टुकड़ा आपको महसूस होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? आप देखो, ये दिख रहा है ना कपड़े की कतरन का ये 3.2 में जो विवर्धित दृश्य, मतलब इसमें आपको वीविंग सी दिख रही है, एक ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करके ये धागा इस तरीके से इससे मिलके कपड़ा बना है। क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप एक में लेबल लगाया था। आप एक सूती कपड़ा ले लीजिए, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या ताना ढूंढने का प्रयास कीजिए। मतलब एक ऐसा धागा सा जो आपको दिखे कि अलग हो सकता है, और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों का एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? अब देखो, वस्त्र पूरा वैसे तो नहीं होता ना। अब आपको ये दिख रहा है ना, जैसे ये एक एक करके ये तागे हैं, ये एक एक इनसे मिलके ही पूरा कपड़ा बनता है। पर ये तागे कहाँ से आते हैं, अब ये पूछा गया इसमें। किस 3.2 तंतु क्रियाकलाप 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार
जिस तरीके से देखो इसमें दर्शा रखा है ना, ऐसे करना है आपको। अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया। जब आप इसे ऐसे करके खुरचते हैं ना तो खून से, तो ये थोड़ा सा और छोटे छोटे रेशे से में हो जाता है। देखो तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, इससे आपको जानकारी मिलेगी। आप खुद ये चीज़ करके देखेंगे तो आपको लंबे समय तक भी याद रहेगा। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। जब वो थोड़ा सा फैल सा जाता है तो वो सुई में नहीं डल पाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। वो छोटे छोटे वो जो होते हैं वस्त्र तागे, तागे मतलब धागे से मिलकर बनते हैं, तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक मतलब जो कि हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? पादपों से तथा जंतु से। यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण। हमें रुई और जूट किससे मिलते हैं? पादप यानी कि पेड़ पौधों से। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। भेड़ के हम बालों को निकाल के उससे जो ऊन मिलता है ना, तो ये किससे प्राप्त हुआ? हमें जंतुओं से। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त। अन्य वो पूछे तो किस किस से प्राप्त होता है? देखो ये भेड़ से, बकरी से, खरगोश, याक और ऊँटों के बालों से भी हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकुन से खींचा जाता है। जो एक रेशम बनाने वाला कीड़ा होता है, उससे हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पहले तो प्राकृतिक जो मतलब जंतुओं से मिले और जो पादप से मिले, इन्हीं का यूज़ होता था। परंतु आजकल क्या है, मनुष्य भी बनाने लगे हैं। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जिन संश्लिष्ट तंतु में क्या क्या आते हैं? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब देखो, बूझो ने कहा दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने। अब कुछ वस्त्र योद्धा पहनते थे, किसी प्रकार आपने देखा होगा, कोई म्यूजियम वगैरह में जाएंगे तो वो उस चीज़ के लिए वो जिज्ञासा उत्पन्न अपनी उनकी हो रही है कि वह कैसे होता है, किससे बनता है, क्या ये तंतु से ही बनता है या किसी और चीज़ से बनता है। 3.3 कुछ पादप तंतु। पादप तंतु मतलब कि जो हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? पेड़ पौधों से। अब हम उनके बारे में जानते हैं, वो कौन कौन से? रुई। रुई हमें किससे प्राप्त होती है? पादप से। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? जैसे हम दिवाली पे दिए जलाते हैं ना, तो उसमें रुई की बत्ती बनाते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। गद्दे भी पहले रुई के ही बनते थे, रजाइयाँ भी। अब तो गद्दे अलग अलग उसके बनने लग गए हैं, तकिए वकिए सब पहले रुई से ही बनते थे। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? मतलब आपको क्या दिखा उसमें? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी है। किससे बनी है? कपास तंतुओं से। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। मतलब किससे मिलती है हमें रुई? कपास के पौधों से, जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। यानी कपास कैसी मिट्टी में उगता है? काली तथा जलवायु उष्ण होनी चाहिए उसके लिए। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? इसे आप सर्च कर सकते हैं। कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं
तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले यानी कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? कभी देखा हो किसी ने, किसी के आसपास गांव में रहता हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। इस समय खेत कपास, और जिसने कभी देखा हो तो वो प्लीज़ कमेंट करके बस बताएं कैसा लगता है रियल में देखने में। इस समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। हिम मतलब बर्फ़ से ढका हुआ। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और सोचो कि इसे हम रियल में देखेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। ये फूट के ये कपास देखो कैसे बाहर, अब पूरे इसमें ये पका हुआ है, कटा मतलब कटने के लिए ये तैयार है। कपास पादप के खेत कितना सुंदर लगता होगा ना, ऐसे बर्फ गिरी हुई है जैसे खेत में। साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन मतलब हाथ से इसको तोड़ा जाता है, किसी मशीन से नहीं तोड़ा जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करिए। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। वहाँ से तोड़ी तो ये हाथों से जाती है, परंतु कपास ओटने का काम हाथ से भी किया जा सकता है। परंतु आजकल मशीनों सारे काम मशीन करने लगी हैं। ये देखो ये कर रहा है ना हाथ से, एक कंगे जैसा इसके पास औजार है और इस तरीके से वो इसको काम कर रहा है, तो इसको ही कहते हैं कपास ओटना। अब है जूट। जूट के आपने बैग देखे होंगे, है ना। आजकल मार्केटों में जूट की बहुत सामान बिकता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। मतलब ये किससे मिलता है? तने से। अब रुई हमें किससे मिलती थी? उसके ये ऊपर का हिस्सा था, देखो ये उसके बीज से वो फट जाता है उससे। और जो हमारे को पटसन मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? तने से मिल रहा है ना। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पुष्पन मतलब कि वो जो पुष्प के उसमें हो जाता है, जब फूल आ जाते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। अब इन तनों को क्या करते हैं? जल में डुबा के रखते हैं काफ़ी दिनों तक। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है अब ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।